Welcome to Give Gyan. Hi Tarun, thank you for inviting me. I'm really excited. Thank you for being here. So, मैं तेरे को 2 सालों से जानता हूँ and I know you are an absolutely brilliant singer. मतलब मैं तेरा सोशल मीडिया का पेज देखा है मैंने and recently you have started your music blog. Congratulations on that. Thank you. And looking forward to this episode. Same here, same here. We can do. So, सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि तू अपना जर्नी शेयर कर कि कैसे तू म्यूजिक में इंटरेस्ट ली, कैसे तू इतनी अच्छी बनी म्यूजिक में, आई मीन इतना अच्छा तूने गाना सीखा, पूरी जर्नी हमको बता। तो जर्नी तो मतलब बहुत ही अच्छी रही है मेरी। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मेरे चाइल्डहुड से ही ये रहा है। एंड बोला जाए तो लाइक मेरे फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड ही है। मेरे पापा भी गाने गाते हैं एंड मेरे दादाजी एंड दोनों रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो लाइक दे हैव बीन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक सिंस देयर ओन चाइल्डहुड। तो वो चीज मुझे भी मिली है, मुझे लगता है। एंड वही बचपन से मेरा एक ऐसे वीडियो है, मैं अपने गांव में बैठ के एक हारमोनियम पकड़ के, आई थिंक मैं 6 साल की हूँ उसमें। तो ऐसे बहुत मुश्किल से बजाने की सारे गाँव पर बोल रही हूँ। तो वो है मेरा मतलब आई थिंक वही 5 से और 6 ईयर ऑफ एज, तब से मेरा इंटरेस्ट रहा है। एंड आफ्टर कमिंग टू साई एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि लाइक मेरे परफॉर्मेंस करने का टेक्निक बदला है एंड आई हैव बिकम अ बेटर परफॉर्मर। मैं बोल सकती हूँ मैं कौन से जॉनर ऑफ म्यूजिक में बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, ये मुझे पता चला। सो या I've been on Instagram वैसे बहुत सालों से अभी, and people like my music and I'm really thankful for that. So yeah, my journey has been really really nice. बहुत ही बढ़िया। Then I would like to come to a topic जिसमें बहुत डिबेट होता है कि क्या सिंगिंग आने के लिए आपको क्लासिकल सिंगिंग सीखनी चाहिए या आप जैसे अनट्रेंड होकर भी सीख सकते हो, लाइक अनट्रेंड सिंगर आप बन सकते हो, इस पर थोड़ा हमको बता। राइट देखो, क्लासिकल ट्रेनिंग के तो अपने पर्क्स और एडवांटेजेस हैं। किसी चीज में जब तुम एक डिग्री ले आते हो ना, तो वो चीज बहुत मायने रखता है तुम्हारे सीवी में, रादर देन जस्ट डूइंग अ कोर्स या समथिंग। सपोज ऐसा थोड़ा सा एग्जांपल लिया, तो अगर ऐसे देखो तो क्लासिकल ट्रेनिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तुम्हें सुर और लय का मतलब ज्ञान मिल जाता है एंड यू हैव एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक। क्यों होता है एक चीज, इतना छोटा सा चीज है जो शायद कोई अनट्रेंड होके ना समझ पाए, तो पर इफ यू आर क्लासिकली ट्रेंड यू गेट टू अंडरस्टैंड इट। तो वो चीज तो है, वो ऑफ कोर्स रहेगी। पर दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि अनट्रेंड हो तो तुम कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज ऑफ किशोर कुमार जी। ही वॉज एन अनट्रेन्ड सिंगर, उनको ऐसे क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, बट वी ऑल नो वो कैसे गाते थे एंड इतना ब्यूटिफुली गाते थे कि सब मतलब एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। सो मैं खुद एक अनट्रेन्ड सिंगर हूँ, तो आई ऑफ कोर्स लाइक टेल अबाउट बीइंग अनट्रेन्ड। तो मैंने कभी ऐसे अपने मतलब जितना भी अब तक मैं गा रही हूँ, मैंने कभी उसको हैम्पर करने नहीं दिया, द फैक्ट दैट आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेन्ड। सो ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो लोग अनट्रेन्ड होके गाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर बैड एट व्हाट दे डू। क्लासिकल सिंगिंग के अपने एडवांटेजेस होते हैं। सो इफ यू आर एक्चुअली ट्रेन्ड देन वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम बहुत सारे जो भी टाइप के गाने गाना चाहो गा सकोगे। बट अनट्रेन्ड होने के भी उसके खुद के एडवांटेजेस हैं। यू कैन एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ जॉनर्स व्हिच यू कैन सिंग। सो या अभी हाल ही में हमने खुशी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उसने एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंस बताया था एंड शी एक्सप्रेसेस विद हर पोएट्री एंड आई नो यू एक्सप्रेस विद योर सिंगिंग एंड विद योर म्यूजिक। तो मैं यही चीज पूछना चाहूंगा कि व्हाई इज एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट एंड पोएट्री में एक्सप्रेस करने में एंड म्यूजिक से एक्सप्रेस करने में क्या कोई डिफरेंस है? अच्छा, तो पहली बात तो एक्सप्रेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे याद है खुशी ने बोला था कि एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है।
एंड उसी से ही, उसी के थ्रू ही तुम कम्युनिकेट कर पाओगे अपने आप को एंड विद अदर्स एज वेल. तो एनी फॉर्म ऑफ आर्ट कैन बी अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तुम चाहे पेंटिंग कर रहे हो या फिर पोएट्री कर रहे हो या फिर म्यूजिक बजा रहे हो या फिर गा रहे हो, कुछ भी, तो एनीथिंग कैन बी अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. बट म्यूजिक का क्या है ना, लाइक थ्रू सिंपल वर्ड्स एंड दैट दोज वर्ड्स इन अ ट्यून तुम अपने कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को चैनलाइज कर पाओगे. तो उसका ना एक कामिंग इफेक्ट होता है ऑन द लिसनर एज वेल एंड ऑन द पर्सन हु इज लाइक गिविंग आउट एज वेल. तो बोथ रिसीवर के एंड में भी एंड जो वो कर रहा है, लाइक इफ यू आर सिंगिंग, तुमको खुद को एक वो हो जाता है कि आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ परफेक्टली एंड इतने सिंपल वे में. ठीक है ना. तो अगर देखा जाए तो पोएट्री एंड म्यूजिक वेरी सिमिलर, क्योंकि वी हेवीली डिपेंड ऑन वर्ड्स एक्चुअली फॉर एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस. तो वही वर्ड्स को एक छोटा सा ट्यून भी अगर दे दो ना, तो वो चीज उसको मतलब 10 टाइम्स तुम्हें बेटर लगती है. तो ये तो नेचुरली है वही. बहुत ही बढ़िया बात बोली कि मतलब एक्सप्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए भी, एंड देन टू क्लियर आउट योर फीलिंग्स. राइट. तो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, म्यूजिक एज अ फॉर्म ऑफ एस्केप. मैं चाहूंगा इधर एस्केप का मतलब तू हमको समझा, एंड यू नो हाउ म्यूजिक हेल्प्स यू टू एस्केप. राइट. ओके. सो एस्केप करना मतलब तुम बोल सकते हो व्हेन रियलिटी गेट्स हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम इट, है ना. तो जब अगर मतलब तुम्हारे सोचो रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है व्हिच यू कैन नॉट हैंडल, यू वुड लाइक टू एस्केप. अब ये एस्केपिज्म को लोग नेगेटिवली देख सकते हैं, पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट इज बॉदरिंग यू, बाद में you can escape. I think ये कोई इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है if you want to escape from something. So as you are actually aware of what problems you have and उसको तुम बाद में solve करने के लिए efforts डाल रहे हो, escaping for a moment is not a problem at all. And coming to music as an escape, देखो तुम lyrics अगर किसी भी गाने के ले लो, if you like the lyrics, they have the power to transport you from one world to another. तुम ऐसे ही बैठे बैठे यू कैन गो इनटू अनदर वर्ल्ड एंड यू कैन फॉरगेट अबाउट योर प्रॉब्लम्स. तुम स्ट्रेस फ्री होके, एंजाइटी फ्री होके तुम सुन सकते हो गाने, एंड कुछ टाइम के लिए ही सही, यू फील वेरी रिलैक्स्ड. So if you use music as a form of escape, I think it's really nice, not a problem at all. Right. And then अभी एक मतलब एक जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ही ज्यादा अभी चर्चा में है, which is सोशियो म्यूजिकोलॉजी. बोलने में बड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं श्योर हूँ तो इसको आसान से हमारे समझा देगी. ओके. तो ये टर्म के बारे में एक्चुअली मुझे पहली बार पता चला जब हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज का एग्जीबिशन होने वाला था, एंड आई वांटेड अ टॉपिक, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. आई वांटेड टू टेक समथिंग इन दोज लाइंस. फिर आई थॉट कि चलो दो चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उन दोनों को कंबाइन क्यों नहीं कर लेते, बिकॉज आई लव सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड आई लव म्यूजिक. तो इफ आई कंबाइन दोज बोथ, कुछ एक निकल रहा होगा. एंड आई रिसर्च्ड ऑन इट. फिर मुझे पता चला कि इसका एक्चुअली टर्म है सोशियो म्यूजिकोलॉजी, विच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, विच इज द स्टडी ऑफ म्यूजिक थ्रू सोशियोलॉजी बोल सकते हैं. एंड ये थोड़ा रिसर्च और थ्योरी बेस्ड चीज है कि how a community listens to music, how a community or a society of people respond to various genres of music, और उसका इफेक्ट क्या होता है. सिमिलरली वैसे साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक भी है. तो ये सब चीजें लाइक if the viewers want to research on this, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो वही सोशियोलॉजी एंड म्यूजिक को मिलाने से यू गेट सोशियो म्यूजिकोलॉजी, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रिसर्च ऑन. अगर जाके पढ़ोगे तो you'll get to know so many things about it. म्यूजिक को पैशन ही रखा जाए या प्रोफेशन में बदल दिया जाए, मैं चाहूंगा तो इस पर थोड़ा फोकस करें. राइट. तो मतलब एक्चुअली थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि
म्यूजिक को पैशन रखे या प्रोफेशन बना ले. So when you're converting something into your passion, if you're converting your passion into profession, तो you are turning your hobby into your work. थोड़ा एक full time या part time वाला काम बन जाता है. So before you do that, you should keep some things in mind. थोड़ा सा consider करना चाहिए. Out of which मैं 3 चीजें बता सकती हूँ. तो पहला चीज है कि if you're willing to give it time. तो when you have a hobby, no, तुम सोचो मैं बोलूंगी आज मुझे पियानो बजाना है, सिर्फ 1 घंटा में बजाऊंगी, कल मुझे नहीं करना यार, क्योंकि ये मेरा हॉबी है, ये मैं फ्लेक्सिबल होके जितना मुझे चाहिए एज मच एज पॉसिबल और एज लेस एज आई कैन, मैं जितना चाहिए मैं उतना बजाऊंगी या फिर जो भी. बट व्हेन यू आर टर्निंग इट इनटू योर प्रोफेशन, योर करियर, तब क्या हो जा रहा है ना, तुमको सपोज एक डेडलाइन मिल रहा है कि 30th अगस्त तक तुमको एक गाना सबमिट करना है तुम्हारे म्यूजिक प्रोड्यूसर को, ताकि यू कैन वर्क ऑन इट. सो वो एक एडेड प्रेशर हो जाता है. सो यू हैव टू फर्स्ट think about giving it time. Second है, if you can handle rejection and criticism about your form of art, music हो चाहे painting हो, जो भी हो, you have to think के अगर कोई मुझे positive हो या negative criticism दे रहा है, can I handle that? Am I actually strong enough to handle that criticism या rejection from somebody that I look up to? तो वो चीज एक of course देखना पड़ेगा. And the third thing, the most important thing, is that when you turn your hobby into your work or your career, तब क्या हो जाता है ना, you have to commercialize it or maybe monetize it in some way. Right. And when you put money into something, वो अपने आप ऐसे naturally, it's not a bad thing, but वो complicated हो ही जाता है. ठीक है. तो when you are taking these things into consideration, उसके बाद if you think that yes, I'll be able to do it, मैं ये कर पाऊंगा, मुझे अपनी म्यूजिक को दुनिया को दिखाना है in a way, so I think you should turn it into your profession. It's not a problem at all. But वही बात है कि अभी अपने म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर जो भी फिल्म इंडस्ट्री हो, there is a lot of added pressure कि तुम if you cannot make it, it's not still not taken as a profession, as a safe profession. जैसे कि सपोज एक गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहा है, तो उसको हम जरा सेफर जॉब मानेंगे. ऑफ कोर्स वो तो है ही, या वो है ही, जॉब सिक्योरिटी उसमें ज्यादा होती है, एवरीबडी नोज इट. बट वंस यू मेक इट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, तुम्हारा अलग ही एक रेस्पेक्ट बन जाता है. एवरीवन नोज यू एंड सम पीपल रियली वांट दैट. तो वही एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगी. वैसे मेरे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि इंडियन आइडल जा, ऑडिशन दे, ये सब कर. पर जितने लोगों से मैंने सुना है, वो लाइक व्हेन यू गो फॉर ऑडिशनिंग, तुमको 15 स्टेजेस के बाद यू गेट टू मीट द एक्चुअल जजेस हु आर सीन ऑन टेलीविजन. तो बिफोर यू सी अनु मलिक, यू हैव टू सी लाइक thousands of other people. You have to pass their screening first, ताकि तुम जाके विशाल ददलानी को देख सको या फिर अनु मलिक को देख सको. तो वो वैसे हो जाता है. तो इफ यू आर विलिंग टू गिव योर टाइम, अगर ये सब रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो, सब कर सकते हो, देन convert it into your profession, क्योंकि you'll be doing the thing that you love for the rest of your life, for at least 10 years at least तुम वही करोगे. तो if you are willing to do this, then of course no problem in converting your passion into your profession. म्यूजिक को विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? Correct. तो सपोज तुम सोचो, अगर इफ यू हैव सम मनी इन हैंड एंड तुम्हारे पास थोड़ा सा स्पेस है, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग अ स्टूडियो. उसमें तुम्हें मॉनिटर्स चाहिए, तुम्हें हेडफोन्स चाहिए, तुम्हें माइक चाहिए, उसका फिल्टर चाहिए. So there are so many little things that go on into building a studio, है ना? But not everybody has that. तो उसके भी alternatives हैं, of course हैं. तो एक सिंपल चीज बस मैं बोलूंगी, Amazon पे जाके within like 1000 rupees you can get a lapel mic जो कॉलर में लगाते हैं, and you can use it, you can plug it into your phone. उसको लेके तुम इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे ना, स्टूडियो क्वालिटी टाइप होगा. You just need to have the right equipment and it does not have to be costly at all. ठीक है. एंड अगर तुम्हें ऐसे चाहिए, इफ यू वांट एक्चुअल गुड माइक्स, वो भी यू कैन गेट इट विद इन 5K. इट्स नॉट अ बिग डील. तुमको ऐसे 20,000 30,000 भी मतलब इस रेंज में माइक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव द राइट नॉलेज अबाउट हाउ टू एडिट एंड हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट.
So if you're an iOS user, suppose तुम GarageBand use कर सकते हो, very easy to use. And if you're an Android user, phone में ही इतने सारे apps हैं, free के apps हैं, and you can use it. अगर तुम्हें मतलब प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, YouTube चले जाओ, ट्यूटोरियल से सीख लो, not a problem at all. And one more thing, when you are recording with any type of equipment, recording environment के बारे में सोचना चाहिए. अभी हम जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन अ रूम दैट इज फ्री ऑफ नॉइज. बिल्कुल नॉइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है टू द लिसनर एंड टू द वन हु इज रिकॉर्डिंग एज वेल. तो वो एक होना चाहिए. एंड इफ यू वांट अ हैक व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स, I've heard कि if you use 2 pillows and clothes and surround your phone with it and then sing with a blanket over your head maybe, then वो तुम्हारा voice बहुत clearly record होता है, because the sound waves don't travel through the room, they go directly into your phone's microphone. So if you can use it, थोड़ा AC थोड़ा कम लगा के, if you can do it, अगर किसी को करना होगा तो they can use this hack. बाकी when you're recording, म्यूट योर डिवाइस. बिल्कुल नोटिफिकेशंस नहीं आने चाहिए. तुम्हारा इंटरनल डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा तो बहुत कुछ कम हो जाएगा. सो मेरा ये बहुत होता है. यूजुअली लाइक आई कीप माय फोन साइलेंट पे नहीं रखती हूँ, तो ऐसे टंग टंग करके बज जाता है एंड मेरा रिकॉर्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. और बिफोर यू रिकॉर्ड समथिंग, वॉइस को क्लियर करने के लिए गार्गल करना चाहिए. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. थ्रोट क्लियर हो जाता है, तुमको ऐसे बीच में खुद का ही डिस्टर्बेंस नहीं होता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. और बाकी है कि फैन वैन बंद करके गाना पड़ता है, तो इफ इट्स गेटिंग टू मच फॉर यू, देन 10 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा पानी पी लो, अगर चाहिए गार्गल कर लो, कुछ भी ऐसे ब्रेक लेके डू समथिंग एल्स and then come back and record, and you will get your result in very less time. तो ये recording environment very important. बाकी equipment तुम बहुत 1000 रुपए के अंदर you can produce as good results as it is produced in a studio maybe. म्यूजिक को कंपोज करना, कंपोज करने का मतलब क्या होता है म्यूजिक में? कंपोज करना सिंपली बोलूं तो बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तुम एक आर्किटेक्ट हो, तुम उसका डिजाइन बनाओगे. यू डोंट स्टार्ट डायरेक्टली के ब्रिक्स लाओ एक बिल्डिंग बना लेते हैं, वैसे नहीं होता. यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन फर्स्ट, फिर उसको बिल्ड करके के ऊपर लेके जाओगे. तो सिंपली कंपोज करना मतलब यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. तुम्हें बीट्स चूज करने पड़ेंगे. यू हैव टू, पहली बात तो ये सब छोड़ो, तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए होता है. यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. क्योंकि ये मतलब जो लोग गाने लिखते हैं या फिर कंपोज करते हैं, दे डू इट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. तुम सोचो, गाड़ी में जा रहे हो, बारिश हो रही है, यू सी द ड्रॉपलेट्स रेसिंग के विंडो के एंड तक कौन सा फर्स्ट आ सकता है, उस पे भी गाना लिखा जा सकता है. थोड़ा सा रेनबो देखा, उसके ऊपर गाना लिख सकते हो. कुछ भी छोटे से चीज से एक गाना बन सकता है. तो पहली बात है, इंस्पिरेशन तो लेना पड़ता है ऑफ कोर्स. एंड देन लिरिक्स ये सब लिखने के लिए इफ यू कैन नॉट राइट इट, तो मैं ऐसे एमेच्योर हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं अबाउट कंपोजिंग म्यूजिक. लेकिन अगर मेरे फोन के रिकॉर्डिंग के ड्राफ्ट्स में जाके देखोगे, यू विल फाइंड ऐसे न्यू सॉन्ग 1 2 3 4 करके बहुत सारे ड्राफ्ट्स हैं. तो ये मैं ऐसे टाइम पास के लिए ऐसे बनाती रहती हूँ. तो इफ आई वांट लिरिक्स, क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ, तो आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड, उसको बोलती हूँ कि तू कुछ लिख ले और हम चल गाने बनाते हैं. तो वैसे सो इट्स एज सिंपल एज दैट. एनीवन कैन मेक म्यूजिक. बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कुछ चीजों का, ताकि थिंग्स गेट सिंपल फॉर यू. एंड और एक टिप भी अगर मैं व्यूअर्स को देना चाहूंगी, यशराज मुखाटे को तो जानता ही होगा. He makes these edits and everybody knows him. रसोड़े में कौन था, सब जानते हैं. पर उसके YouTube में जाके if you see, he has these videos about breaking down songs. ठीक है, तो अगर ये सब तुम सुनोगे, तुमको एक आइडिया आ जाएगा गाने कैसे बनाते हैं. तो मैं कल ही देख रही थी इनफैक्ट इसके रिसर्च करने के टाइम. तो उसमें दिखाया कि मसक्कली गाने को he has broken down into parts which come together as a song. वो हमको कुछ अलग सुनाई देता है, but when you're breaking it down, उसमें कैसे शेकर यूज हो रहा है, उसमें कैसे बीट्स, रिदम, कीज यूज हो रहा है, गिटार का थोड़ा सा रिफ यूज किया गया. तो ये सब when you listen to it, when you break down the different parts of music, वो it gets easier. Songwriting and composing songs gets really easy. तो ये छोटा सा टिप है. बहुत सारे गानों के ऐसे ब्रेक डाउन्स हैं. सो इफ यू वांट टू लिसन, YouTube पे सब है, यू कैन श्योरली ट्राई.
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, तूने अपना म्यूजिक ब्लॉग स्टार्ट किया है। नॉर्मली हम जानते हैं ब्लॉग लिखने के बारे में होता है, म्यूजिक ब्लॉग क्या डिफरेंस है, आई मीन क्या डिफरेंट है नॉर्मल ब्लॉग से। एंड मुझे पता है इसमें तेरी बहुत मेहनत लगी है, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बता हम। ओके राइट। तो म्यूजिक ब्लॉग वैसे कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एक्चुअल ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में मोस्टली लोग ऐसे सपोज लाइफस्टाइल या फिर फैशन के बारे में बोल रहे हैं या फिर ऐसे क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, तो ये एक लाइक यू नो क्या, लोगों को जैसे पता है कि ब्लॉग्स या फिर ब्लॉग्स ऐसे बनते हैं, बट म्यूजिक ब्लॉग में आई एम राइटिंग अबाउट म्यूजिक, वेरी सिंपल। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लाइक आफ्टर 10th आई थिंक मैं मेरा ना राइटर्स ब्लॉग शुरू हो गया था। आई कुड नॉट राइट एनीथिंग, मुझे कुछ ऐसे इंस्पिरेशन मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी मतलब कुछ कुछ महीनों पहले आई थॉट कि इफ आई कंबाइन टू ऑफ माई इंटरेस्ट टुगेदर, मुझे लिखना बहुत पसंद है बट आई हैव नॉट डन इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड मुझे म्यूजिक वैसे ही कब से ही पसंद है। So if I combine both of them and if I do something, if I write something I love, तो it will be beneficial for me and as well as for the readers जो मेरे पढ़ेंगे अगर कुछ लोग। बिल्कुल। So I decided to combine it and मेरा music blog I've created, it's called Tunes and Melodies, and उसमें I write about music। तो कैसे suppose like मेरा पहला music blog was about एक सीरीज है, उसके साउंड ट्रैक के बारे में आई एनालाइज द म्यूजिक इन द साउंड ट्रैक एंड वो कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में बैठ रहा है। तो यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग एक्चुअली, म्यूजिक ब्लॉग में लिखो, कोई बैंड ले लो, उसके गाने का एनालिसिस करो एंड ऐसे मेक सॉन्ग्स, मेक प्लेलिस्ट्स फॉर पीपल एंड उन सॉन्ग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लो ताकि पीपल नो व्हाट दे आर लिसनिंग टू। सो यही है ब्लॉग, and anybody can make a blog actually. Music blog likhna, if you're really interested in music, it can be a great way to put your efforts into somewhere jo ki record hoke rahega hamesha, and you can refer to it and you can tell people about it, and mujhe वैसे बहुत positive response भी मिल रहा है, so I'm thinking कि I'll continue it for a long time. So yeah, coming to the next big topic, which is social media marketing. अब ये जो टॉपिक है वो थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से अभी बहुत लोग इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, खुद का पर्सनल ब्रांड कैसा बनाया जाए, खुद को मार्केट कैसा किया जाए कि मतलब लोग चाहते हैं कि वो दूसरों के सामने दिखे एंड अपने जो अंदर का जो टैलेंट है वो शोकेस करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। एंड बहुत लोग जो है जो मिसगाइड हो जाते हैं, मैं चाहूंगा तू उनको गाइड कर। तो पहला मैं यही चीज पूछना चाहूंगा तुझसे कि हम अक्सर जो सोशल मीडिया पर ग्रोथ होती है वो इन टर्म्स ऑफ व्यूज फॉलोअर्स देखते हैं, बट इज देयर एनी डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट? बेसिकली तू अपने ग्रोथ को कैसे डिफाइन करती है सोशल मीडिया? राइट। तो जैसे तूने बोला, हम अक्सर देखते हैं इन अ मैटर ऑफ फॉलोअर्स, व्यूज या सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी हो, ग्रोथ का मतलब होता है कि तुमको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, द नंबर मैटर्स मोस्टली। लेकिन आजकल ये डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुका है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ कंसिस्टेंट यू आर, हाउ रेलेवेंट यू आर, and the follower base you are building, not the number but the quality। तो क्वांटिटी इसमें मैटर नहीं कर रहा है, क्वालिटी मैटर कर रहा है। सो तुम एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई फॉलोअर्स खरीद रहा है सपोज, तो यू गेट टू नो, अब आजकल पता चल जा रहा है कि कोई अगर ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स नहीं बिल्ड कर रहा है तो वो पता चल रहा है। एंड इफ समवन इज बिल्डिंग देयर फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली, कंटिन्यूअसली, सपोज कोई स्टोरीज पोस्ट कर रहा है, कोई रील्स पोस्ट कर रहा है, ये सब पोस्ट करके, इफ यू आर बिल्डिंग योर कम्युनिटी दैट वे, देन योर फॉलोअर्स स्टे लॉयल टू यू। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुमसे लॉयल रहते हैं, दे वांट टू सी व्हाट यू आर क्रिएटिंग, दे वांट टू सी योर कंटेंट, डेली उनको देखने का मन करता है। सो आई थिंक ग्रोथ को मैं ऐसे ही डिफाइन करूंगी कि इफ माय फॉलोअर्स आर एक्चुअली एंजॉयिंग व्हाट आई मेक, देन मेरा ग्रोथ यार सही, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं हो रहा, देन आई हैव टू वर्क ऑन इट, वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। सो दिस इज व्हाट ग्रोथ मीन्स टू मी। How to market yourself and your content on Instagram? Right.
तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, लाइक एटलीस्ट मोर देन दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रही हूँ. एंड जितना टाइम मैं इंस्टाग्राम पे रही हूँ, आई कैन सी इट एज बिकमिंग अ ह्यूज मार्केट. ठीक है, एंड मार्केट इन द सेंस, तुम्हारे नीश में, तुम्हारी कैटेगरी में देयर आर थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स ऑफ कंपिटिटर्स. मैं गाने गा रही हूँ, मेरे जैसे और 1000 लोग हैं. मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हैं. सो द मेन क्वेश्चन कम्स कि तुम अपने आप को उन लोगों से डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो, बीइंग इन द सेम कैटेगरी एज दे आर. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है. तो इसके लिए आई हैव सम 4-5 पॉइंट्स जो मैं ऐसे मतलब लिस्ट करना चाहूंगी. तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी. तुम कितना कंसिस्टेंट रह रहे हो. हाउ frequently are you posting something, and if you're not getting to post, तुम अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज कर रहे हो. you have to think of it all the time. and consistency मतलब नहीं कि डेली कुछ ना कुछ ऐसे half heartedly पोस्ट करते रहोगे. you have to be relevant. ये है मेरा सेकंड पॉइंट. तो इफ यू आर रेलेवेंट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी ट्रेंड हुआ उसको फॉलो करोगे. कोई एक रील्स पे कुछ एक ट्रेंड हो गया, उसको फॉलो करोगे ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े. ऐसे नहीं है. जस्ट ट्राई टू टेक अ ट्रेंड. कोई उसमें हार्म नहीं है. ट्रेंड ले लो, वे में करो. एक इंग्लिश गाने को देसी सा स्टाइल दे दो, तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. सो यहाँ पर आता है मेरा पॉइंट. इफ यू आर नॉट योरसेल्फ, इफ यू आर कॉपिंग समवन ना, तो वो कुछ दिन के लिए लोग एंजॉय करेंगे, मे बी फॉर अ वीक, बट ओरिजिनलिटी इज नॉट देयर. जब तुम जेन्युइनली कुछ कर नहीं रहे हो, देन दे लूज इंटरेस्ट इवेंचुअली. वो हो ही जाएगा. सो डू व्हाट यू लव. कुछ अपना ऐसे प्रेशर मत लो हर चीज में, एंड बी योरसेल्फ. So if you do these things, I think Instagram is a great place for you to grow. And अभी जैसे देखा जाए तो रील्स का बहुत रीच है, एंड यू कैन मेक रील्स. 30 सेकेंड्स के वीडियोस होते हैं, 60 सेकेंड्स अभी हो गए हैं, एंड यू कैन यूज दैट टू मार्केट योरसेल्फ. क्योंकि रील्स के बहुत सारे लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेज, यू गेट फॉलोअर्स एज वेल फ्रॉम दैट. एंड लोगों का ना आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. लोग 4 मिनट के वीडियो को ना देख के 15 सेकंड का वीडियो देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. एंड वो हम उन पे ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सबको स्क्रॉल करना बहुत मजा आता है. तो वो है. सो लाइक व्हेन यू आर यूजिंग रील्स, इंस्टाग्राम बोलूंगी इट्स अ ग्रेट टूल फॉर यू टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम. राइट. अभी जैसे तूने पहले YouTube मेंशन किया बहुत बार, एंड देन मैं भी अभी देख रहा हूँ एक YouTube रेवोल्यूशन आ रहा है. अभी YouTube पर अपने आप को मार्केट करना, अपने कंटेंट को डालना हैज बिकम इजी. अभी बहुत लोग YouTube के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर स्टडीज हो या कुछ सीखना हो, कोडिंग हो या कुछ भी हो. तो मैं चाहूंगा अभी जो YouTube रेवोल्यूशन हो रहा है उस पर तू अपने व्यूज दे. राइट. तो YouTube जैसे अभी सपोज मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बोला, तो उधर लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, बट YouTube देखा जाए तो इट्स फॉर लॉन्ग कंटेंट. इट्स फॉर 30 मिनट वीडियोस. तुम छोटे भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट्स फॉर लॉन्ग कंटेंट. तुम अगर अपने आप को, इफ यू वांट टू शो योर लाइफ थ्रू अ वीडियो, यू कैन डू इट ऑन YouTube. तो इट्स बिकम एन इजी वे लोगों के लिए, ब्लॉगर्स के लिए जो कमेंट्री करते हैं YouTube पे, एंड गेमर्स के लिए. एवरी कैटेगरी इज ऑन YouTube. जो इंस्टाग्राम पे नहीं है वो भी YouTube पे है. सो आई थिंक इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन YouTube, वही सेम चीज मैं बोलूंगी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इन यूट्यूब आई वुड से. क्योंकि तुम सपोज अगर एक गोल अपना सेट कर लो कि एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा ही करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि हाफ हार्टेडली करोगे, बट वो अगर इफ यू मोटिवेट योरसेल्फ इनफ टू डू इट ना, तो यूट्यूब पे ग्रोथ इज नॉट इम्पॉसिबल. क्योंकि बहुत लोग हैं, अग्रीड, लेकिन इफ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन सम वे और द अदर, एंड अगर तुम ऐसे कंसिस्टेंट रहे, थोड़ा रेलेवेंट रहे क्या चल रहा है, इफ यूर अप टू डेट विद टॉपिक्स, वो पॉलिटिक्स ही चाहे हो या फिर स्पोर्ट्स हो, जो भी हो, इफ यूर अप टू डेट इन व्हाट यू आर डूइंग, देन वो हो सकता है. एंड और एक बात है कि you should not be disheartened if you don't get the amount of views या followers या subscribers on YouTube.
अगर वो नहीं मिला तो ऐसे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। कोई तुम्हें ऐसे फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम ये चीज करना है, अनलेस तुम एक्चुअली किसी से पैसा लेके ये कर रहे हो ये काम। You are your own boss, you don't need to pressurize yourself into it. Just keep making it you love and that you think your viewers will also love, and वो होते जाएगा, वो ट्विटर और फेसबुक पर व्यू क्या है? हाउ डू यू लुक अपॉन ट्विटर एंड फेसबुक? अच्छा, अगर मुझे ऐसे पर्सनली पूछेगा तो आई फील दैट फेसबुक इज एन एप्लीकेशन ऑफ द पास्ट एंड ट्विटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूचर। अभी हमें मिडिल ग्राउंड थोड़ा मिल चुका है थ्रू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बट देखा जाए तो फेसबुक हमारे क्या द जनरेशंस दैट आर अबव अस दे आर मोस्टली यूजिंग इट। हमारा जनरेशन इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा। बट अगेन तुम जब ऐसे सोचो, if you want to grow your community, if you want to expand it beyond Instagram, beyond YouTube and beyond आज का जो middle ground वाले applications हैं, उससे अगर expand करना चाहो, then why not do it? Twitter and Facebook social media platforms ही तो है. So if you are getting a good follower base here and there, then उधर market कर सकते हो अपने content को. And I think Facebook is a great place for small businesses. क्योंकि my mom is a businesswoman now and she has conducted her business for a year through Facebook, mainly Facebook, and now she is coming to Instagram and ये सब, but एक साल से she has used Facebook and it has worked like magic. तो तुम Facebook यूज कर सकते हो, Twitter यूज कर सकते हो, इनफैक्ट LinkedIn भी यूज कर सकते हो to like make people know about what you're doing. So there's no harm in using other applications. सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि तुम उधर ही रहोगे, एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सिर्फ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब यूज करोगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स, एक्सप्लोर करना है हमें बस, एंड इफ यू कैन ग्रो देन इट्स अ ग्रेट थिंग. So coming to the last phase of our podcast, I would like to talk about mental health. इस जमाने में नहीं, इस समय में मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. वो चीज को मैंने पर्सनली खुद भी फील किया एंड आई एम श्योर तू भी उसको फील करती होगी. तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि तेरे लाइफ पे मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है? So like mental health is a very important topic and a very important thing to me personally, क्योंकि I've always been an advocate of good mental health for everybody. And ये जो चीज है mental health, हम इसकी बात करते हैं, it is so important, it is as important as physical health is. तो ये चीज I think everybody must understand. ये एक मतलब शुड वाली चीज भी नहीं, ये मस्ट वाली चीज हो गई है कि आजकल इतने सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं एंड बहुत सारे इश्यूज डायग्नोज हो रहे हैं नए नए. सो इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस देन हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स होंगे फ्यूचर में. नाउ इफ यू सी हमारे जो हमारे पापा मामा के जनरेशन या फिर उनके पापा मामा के जनरेशन, उनको इतना अवेयरनेस नहीं था एंड दे नेवर टुक इट दैट सीरियसली. एंड वी कैन नॉट ब्लेम देम ऑल्सो क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. बट एज अ जनरेशन ऑफ टुडे, आज के जनरेशन की तरह हम अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे, इफ वी डोंट टेक इट सीरियसली, देन हमारे आगे के जनरेशंस को वो अच्छी चाइल्डहुड एंड अ गुड लाइफ आई डोंट थिंक उनको वैसे मिल पाएगी if we are not aware of it first. So to make life easier for our future generations as well as for ourselves right now, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही एंजाइटी या डिप्रेशन होता है या फिर टीन्स को ही होता है. इट कैन अफेक्ट एनीवन एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ. सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड इफ वी डोंट, उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं हमारे ऊपर. सो या मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट. बस ये सबको फिट कर लेना चाहिए माइंड में. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अभी के समय में कोरोना ने अगर एक चीज सिखाया है, पैंडेमिक ने, तो यही चीज सिखाया है कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. जो पहले हम इग्नोर कर देते थे ड्यू टू वर्क स्ट्रेस की जो भी हो, अभी ये चीज बहुत ही रिलेवेंट भी हो गई है एंड इम्पोर्टेंट भी हो गई हमारे. अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस क्वेश्चन, कि हम अपने मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करें,
कि अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ हमारे साथ, then our mental health will be affected. इस Okay. कॉन्टेक्स्ट में Right. तो ये जो मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करें अगर, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स तू एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, एंड द अदर पीपल वी टॉक टू, वी आर फ्रेंड्स विद, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो इफ वी आर लुकिंग टू सेट अ मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर एवरीबडी, यूनिवर्सली ये चीज थोड़ा इम्पॉसिबल है बोल सकते हैं, बिकॉज हर एक कोई डिफरेंट होता है। बट अगर एक एक कॉमन ग्राउंड हम सोचने को जाए, तो एक सलाह, लाइक एक छोटा सा एडवाइस मैं दूंगी, दैट मेक्स यू वेक अप द नेक्स्ट डे, एंड समथिंग दैट टेल्स यू के चलो आज मुझे ये करना है फिर से, एंड आई हैव द मोटिवेशन। आज मैं अपना एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखूंगी, आज मुझे एक नया लैंग्वेज लर्न करना है, आज मैं उसका सेकेंड स्टेप को जाऊंगी। तो इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल लो, या फिर तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन ट्राई डूइंग दिस। क्योंकि बहुत लोगों के लिए क्या होता है ना, इवन वेकिंग अप इज अ बिग डील। बहुत लोगों के लिए डूइंग समथिंग एज ट्रिवियल एज गेटिंग अप, ब्रशिंग देयर टीथ, थोड़ा सा जूस भी पी लिया, वो भी एक बड़ी बात होती है। वी नॉट अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट किसी के प्रॉब्लम्स। एंड इफ यू वांट टू सेट अ मेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ, बस अपने आप को ये पूछो कि व्हाट विल हेल्प मी वेक अप द नेक्स्ट डे एज अ बेटर पर्सन। एंड आई थिंक इफ यू डू दिस, तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगी, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट योर फ्री टाइम, या फिर द टाइम यू स्पेंड ओवर थिंकिंग इन समथिंग मोर कंस्ट्रक्टिव, जो कि दैट विल हेल्प यू मेक फील बेटर अबाउट योरसेल्फ एज वेल। राइट। म्यूजिक ने पर्सनली कैसे तेरे को हेल्प किया अपने मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, एंड जनरली म्यूजिक कैसे मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता Right. तो हम बात किए about music being a form of expression, as a form of escape from reality, अगर बोल सकते हैं तो। So personally तो मैं बोलूँगी music has helped me through a lot of tough times, क्योंकि मैं अपने Spotify में एक playlist रखती हूँ, and whenever I feel a little low, कि मुझे लग रहा है कि some things are not going the way they should, I go to that playlist, मैं वो गाने सुनती हूँ, and something in then tells me that everything is going to be all right, everything is going to be okay, आज चिंता मत कर, कल कर लेना उसके बारे में, या something like that. So music has played a very big role in my life as well as सबके life में। मैं तुझे भी पूछूंगी तो you will also say the same, I feel. है? तो Absolutely. अगर हम अभी थोड़ा उसके साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, तो म्यूजिक का ऐसे नेचुरल, इट हैज सम कामिंग प्रॉपर्टीज, एंड वो एक, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट एज वेल, एंड दैट इज पुट इनटू यूज इन म्यूजिक थेरेपी, जो कि यूज होता है बाय थेरेपिस्ट। सपोज तुम जाके किसी के साथ एक गाना सुन रहे हो, या यू आर सिंगिंग अलोंग टू अ सॉन्ग, या फिर यू आर मेकिंग म्यूजिक, सो देयर आर लॉट्स ऑफ, लाइक देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ म्यूजिक थेरेपीज, जो कि अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो नेट पे है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट देम, बट ऐसे ब्रॉडली इफ यू टॉक अबाउट इट, देन यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन मेक म्यूजिक, एंड यू कैन सिंग अलोंग टू म्यूजिक विद अ थेरेपिस्ट, एंड दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। मैं बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स पढ़ रही थी, लोग जो एक्चुअली म्यूजिक थेरेपी ट्राई किए हैं, एंड इट हैज वर्कड लाइक मैजिक फॉर पीपल। सो इफ यू आर एक्चुअली यूजिंग म्यूजिक थेरेपी, देन इट्स अ गुड थिंग। और ऐसे भी अगर हम ऐसे नॉर्मली भी बैठे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, गाने सुन लिए, थोड़ा पेपी सा म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया थोड़ा सा, तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट वे, एंड यू आर ऑल्सो एस्केपिंग दैट वे। सो मतलब मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स है। तो या के साथ बहुत ही अच्छे नोट के साथ हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं, एंड मुझे पर्सनली बोलूंगा बहुत कुछ सीखने मिला इस पॉडकास्ट से, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए ये गोल्ड होगा ये पॉडकास्ट। तो आई एम ग्लैड। लास्ट में मैं यही चाहूंगा कि कोई भी बुक, ऑडियो बुक या यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर, एंड हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज। ओके, सो आई स्टार्ट विद, आई हैव टू बुक्स इन माइंड अगर बोलूं तो। पहला है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। ही इज द राइटर ऑफ
द काइंडल, बट मुझे उनका ये वाला बुक बेटर लगा बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी बट बहुत ही अच्छी वेल रिटन स्टोरी है एंड इट इज सेट इन द वॉर टर्न 1990s काबुल अफगानिस्तान. सो इफ यू रिलेट इट विथ आज का भी सिचुएशन, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड you'll get to give a comparison of sorts, and it's about two women who struggled. So it's a great book. I think सबको ये book पढ़ना चाहिए and it has a very heartbreaking ending as well. Spoilers नहीं दूंगी लेकिन बहुत ही बढ़िया book है. So yeah, and the second I have in mind is Paper Towns by John Green. तो मैं usually ऐसे young adult fiction novels पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड जॉन ग्रीन्स बुक्स, मतलब सारे बुक्स मैंने पढ़ ली है बिकॉज उनके राइटिंग में देयर इज सम पावर दैट एक्चुअली शिफ्ट्स यू इनटू अनदर पोर्टल, एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो वेर यू एक्चुअली एंजॉय समथिंग दैट यू डोंट. तो that novel I really liked it. So there's two of these, A Thousand Splendid Suns by Khalid Hosseini and Paper Towns by John Green. Yeah. And बाकी रहा अबाउट द मैसेज, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी. आई जस्ट वांट टू से दैट सोशल मीडिया, लाइक वी टॉक्ड, वो एक बहुत फ्लीटिंग चीज है. इट्स वेरी टेम्पररी. आज कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, somebody is telling you that your content is not nice, you should improve, या फिर तुम बंद ही कर लो अपना चैनल या फिर अपना अकाउंट. कल को उनको तुम्हारा नाम याद भी नहीं होगा and you will also forget them. So if something on social media is bothering you today, think कि तुम्हें 1 साल या 5 साल बाद वो चीज bother करेगा या नहीं. And mostly the answer is no, क्योंकि ये चीजें actually बहुत temporary होती हैं. So that is important. And the next thing is to always take mental health breaks and to put yourself first. हम पूरे वीडियो के पूरे पॉडकास्ट के थ्रू आउट मैं बोली कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. सपोज ऐसे मंडे थर्सडे वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब मैंने बोला, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ फॉर डूइंग समथिंग, फॉर बीइंग कंसिस्टेंट. ये याद रखना चाहिए. तुम अगर कंसिस्टेंट होना चाहते हो लो, बट देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जो लोग एक्चुअली एक महीनों के लिए डिसअपियर हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट अ बिग डील. एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ. एंड वही चीज है कि यू आर योर ओन बॉस. कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा है या नहीं कर भी सकता. सो डोंट टेक प्रेशर, जस्ट डू व्हाट यू लव, बी योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ. उतना ही बोलना चाहूंगी. बहुत ही बढ़िया लगा कि तू हमारे साथ आई एंड यू शेयर्ड योर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच.